हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ना क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए ये सब हमने अपना पढ़ लिया था। दो टॉपिक ही बस हमें पढ़ने हैं जो हमारे बचे थे इस चैप्टर में। देखिए यहां से हमें चैप्टर को समझना है। हमने दो लॉस हमने पढ़ लिए थे मोशन के, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें कवर करना है अपना चैप्टर। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था द फर्स्ट टू लॉ ऑफ मोशन टेल अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन। हमने पहले दो लॉ में अपने पढ़ा था कि कैसे फोर्स अप्लाई करने पर मोशन में चेंज आता है। एंड मेथड टू डिटरमाइन द फोर्स, और फोर्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं या फोर्स को कैसे हम निकालते हैं। दोनों लॉ में हमने ये सब समझा था। अब हमें समझना है थर्ड लॉ क्या है। देखिए पहली वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उन वीडियोस को मेरी देख लीजिए। मैंने उनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए समझिए, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट when one object exert a force on another object, जब कोई एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर, the second object continuously exerts a force back on the first, तो हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है सेकंड ऑब्जेक्ट पर तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट भी उतनी अमाउंट की फोर्स लगाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर। बस यही हमारा थर्ड लॉ बोलता है। और ये जो फोर्स होती हैं दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब ये अमाउंट में बराबर की होती हैं और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन के। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सेकंड ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाई तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स लगाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर। बस फर्क कितना होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये जब ये ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। बस इतना अपोजिट डायरेक्शन में इतना फर्क होता है, बाकी मैग्नीट्यूड में बराबर की फोर्स होंगी ये। तो ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे कि आप जब फुटबॉल आप किक करते हैं, फुटबॉल या फिर जब कोई एक बॉल आप दीवार पर वॉल पर मारते हैं तो क्या होता है, जो बॉल है वॉल पर टकराने के बाद बॉल जो है ना हमारी फुटबॉल अगर दीवार पर टकराएगी, दीवार पर टकराने के बाद वापसी आ जाती है। क्यों होता है ये? क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ऐसा होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जो फोर्स से दीवार पर बॉल टकराई है वो दीवार भी उतनी ही फोर्स बॉल पर लगाएगी। इस वजह से बॉल हमारी वापस लौट करके आ जाती है। सेकंड एग्जाम्पल, जैसे कभी फुटबॉल प्लेयर हैं, मान लीजिए दो फुटबॉल प्लेयर हैं, वो आपस में कोलाइड कर गए, आपस में क्या हुआ, टक्कर लग गई, तो दोनों को चोट लगती है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए जब एक हमारा प्लेयर दूसरे से टकराता है तो जो फोर्स हमारे प्लेयर 1 ने दूसरे पर लगाई तो दूसरा प्लेयर भी हमारा फर्स्ट पर सेम अमाउंट फोर्स लगाता है। इस वजह से दोनों को चोट आ जाती है। तो ये हमारा सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी हम इस लॉ को बोलते हैं, क्योंकि एक्शन करा उसके बदले में कुछ रिएक्शन हुआ, इस वजह से एक्शन एंड रिएक्शन। जब आपने बॉल को दीवार पर मारा, आपने एक एक्शन करा, जब दीवार से वापस टकरा करके बॉल आई तो ये क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। तो एक्शन और रिएक्शन। देखिए एक और इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रखा है। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस, देखिए स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है। ये हमारा क्या है? स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस आपने क्या काम किया, एक स्प्रिंग बैलेंस को हमारे बॉल से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा बी स्प्रिंग बैलेंस है जिसको आपने बॉल से कनेक्ट कर दिया, दीवार से कनेक्ट कर दिया।
एक और स्प्रिंग बैलेंस लिया, इन दोनों को आपने हुक की मदद से दोनों को अटैच कर दिया। अब आप कीजिए क्या काम कीजिए, ए वाले स्प्रिंग बैलेंस पर फोर्स लगाइए। जब आप ए को इस डायरेक्शन में खींचेंगे तो क्या होगा, बी में अपने आप फोर्स हमें दिखेगी। बी का स्प्रिंग बैलेंस, जितनी अमाउंट से आप ए पर फोर्स लगा रहे हैं उतनी रीडिंग हमारे बी वाले स्प्रिंग बैलेंस में मिलेगी। क्यों हो रहा है ऐसा, सेम एक्शन एंड रिएक्शन की वजह से। जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये बी, जब आप ए फोर्स लगा रहा है बी पर तो बी भी फोर्स लगा रहा है ए पर, तो ये फोर्स हमारी किसके बराबर हुई, इसके बराबर हुई। अब देखिए कुछ डेली लाइफ से एग्जांपल से अगर हम समझें कि हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ कहाँ देखने मिलता है, तो देखिए सबसे पहले जब आप चलते हैं, रोड पर चलते हैं, तो आपको पता है आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन का प्रयोग करते हैं जब आप रोड पर चलते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे, जब हम चलते हैं तो हम क्या काम करते हैं, जब हम रोड पर चलते हैं तो रोड को हम पीछे की तरफ धक्का देते हैं। रोड पर हम जब चलते हैं ना तो हमारा जो ये पैर है ना पीछे की तरफ रोड को धक्का देता है, और फिर रोड क्या काम करता है, रोड हमें आगे की तरफ धक्का देता है, क्योंकि हमने एक्शन किया तो रोड ने रिएक्शन किया और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो रोड जो फोर्स लगाता है वो आगे की डायरेक्शन में लगाता है और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से रोड पर चल पाते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल से ये मत सोचना कि सर हम फोर्स लगाते हैं रोड पर तो रोड हम पे फोर्स लगाता है और हमें आगे की तरफ धक्का दे देता है, तो हम रोड को पीछे की तरफ धक्का क्यों नहीं दे देते हैं, रोड पीछे की तरफ क्यों नहीं भाग जाता है। अब बस यही एक कैच है, क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मास। अब हमारा मास ज्यादा है या रोड का मास ज्यादा है, फोर्स तो इक्वल अमाउंट में, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन यहां पर मास की वजह से एक्सीलरेशन और मास की वजह से क्या होगा, रोड नहीं पीछे खिसक सकती है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मास रोड की तुलना में, हमारा मास रोड के कंपैरिजन में कम है। इसका सेम एग्जाम्पल एक देखिए, ये भी गिवन है आपके पास यहाँ, जब आप गन से फायर करते हैं, जब आप गन से बुलेट को फायर करते हैं तो क्या होता है, वही एक्शन और रिएक्शन होता है। हमारी जो बुलेट है वो तो बहुत स्पीड से, बहुत ज़्यादा तेज वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर जाती है, लेकिन हमारी जो गन है वो हमारा पीछे की तरफ धक्का दे देती है। हमने फोर्स लगाई, बुलेट आगे की तरफ गई तो गन हमारी पीछे की तरफ गई। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि बुलेट तो ज़्यादा स्पीड वेलोसिटी से गई, लेकिन गन फिर भी इतनी वेलोसिटी से नहीं गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा गन का जो मास है ना वो ज्यादा है बुलेट के मास से। गन का जो मास है वो हमारा ज्यादा है बुलेट के मास से, इसलिए गन हमारी इतनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ नहीं मूव हुई जितनी हमारी बुलेट मूव हुई। तभी गन चलाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि गन हमारी बहुत तेजी से झटका आ जाता है, इस वजह से तरीके से चलानी पड़ती है गन। ये नहीं है कि उठाई और चलाना चालू कर दी, इससे चोट भी लग सकती है एक्शन और रिएक्शन की वजह से। एक और आपने एग्जांपल देखिए, कितने सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। अब एक और एग्जांपल है, देखिए सेलर का, और सेलर और बोट का। इसमें क्या है, जब आप नाव से, बोट से उतरते हैं तो आप क्या करते हैं, जंप करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब जब आप जंप करते हैं तो आपने देखा होगा बोट जो है हमारी पीछे की तरफ चली जाती है और हम आगे की तरफ आ जाते हैं। तो क्यों होता है ये, अब मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्यों होता है, क्योंकि हम जब फोर्स लगाते हैं तो बोट हमारी पीछे की तरफ चली जाती है और बोट हम पर फोर्स लगाती है, उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाती है और हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। ये पीछे की तरफ गई और हम आगे की तरफ मूव कर गए। एक्शन और रिएक्शन। ये देखिए एक एक्टिविटी भी दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, गिवन है। क्या काम किया है, इससे थर्ड लॉ को आप और अच्छे से समझने के लिए आप एक काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छे से आप समझ में आ गया होगा। ये क्या क्या है, कार्डबोर्ड लिया है और इसके नीचे ये व्हील अटैच कर दिए हैं, और
एक बॉय यहाँ पर खड़ा है, एक गर्ल यहाँ पर खड़ी है, और ये आपस में बैग शेयर कर रहे हैं। ये क्या काम कर रहे हैं, बैग को थ्रो कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ। बैग को जब ये फेंकते हैं तो क्या होता है, बैग आगे की तरफ पास हो जाता है, नेक्स्ट गर्ल की तरफ मूव कर जाता है, लेकिन ये जो बॉय है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ पीछे की तरफ मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब इनने बैग फेंकने में जो फोर्स लगाई वो आगे की तरफ लगी, तो अपोजिट में भी कोई फोर्स लगेगी, तो वो उसकी वजह से ये पीछे की तरफ मूव कर जाता है। सेम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ऐसा होता है। तो अब आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए तीनों लॉ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप तीनों लॉ बहुत अच्छे से समझ के जाना। एग्जाम में जो भी लॉ आपसे पूछा जाए तो आप अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर पाएं, तो अच्छे से समझ लेना इन सबको। देखिए नेक्स्ट हमारा ये एक टॉपिक और बचा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थ्योरी पार्ट हमारा फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के बाद। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के वर्ड का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है कंजर्व रहना, महफूज रहना, एक जैसा रहना। यह हमारा कहलाता है कंजर्वेशन का मतलब, सेफ रहना। अब और मोमेंटम मैंने आपको बताया था, मोमेंटम क्या होता है, एक इम्पैक्ट होता है जो हमारा P = mv होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम अभी इसे पढ़ेंगे और डिराइव भी करेंगे, मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये प्रूफ होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इससे पहले मैं समझा दूं हम इसमें करेंगे क्या। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जो हमारे मोमेंटम है वो हमारा हमेशा कंजर्व रहता है। मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी ऑब्जेक्ट का बिफोर कोलिजन मतलब होता है टकराना। अगर टकराने से पहले किसी के मोमेंटम का मैं निकालूं और टकराने के बाद किसी मोमेंटम को निकालूं तो ये दोनों हमारे आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमारा जो मोमेंटम होगा कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद वो हमारा इक्वल रहेगा। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। अब आइए इसे कर लेते हैं। तो देखिए पहले समझिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट, जब दो चीजें टकरानी है तो दो चीजें तो कम से कम होनी चाहिए हमारे पास। तो हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, यहां पर लिए हैं, दो बॉल लिए हैं, ये बॉल A है और ये बॉल B है, ऑफ मास MA एंड MB। एक का मास MA है और एक का मास MB है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में, चलिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं, यहां समझिए चीज को। मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉल्स हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ये बॉल A है, ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है। इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है, या ऐसा आप ma मान लीजिए, ma और mb, मास ma और mb। अब इसकी वेलोसिटी हम क्या मानते हैं, ua, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ये ua वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रही है। बॉल A हमारी ua, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और ये बॉल A की है तो हमने इसकी वजह से इसे ua लिखा। और सेकंड वाले की वेलोसिटी हमारी क्या है, uv, वो भी सेम डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं ये। अब क्या होता है, ua हमारे जो ऑब्जेक्ट A है ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किससे, ऑब्जेक्ट V की वेलोसिटी से। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी तेज वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी हमारी थोड़ी कम वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब जब हमारा ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये टकरा जाएंगे आपस में, क्योंकि ये तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये आगे जाकर के टकराएंगे। टकराने पर मास तो इनका वही है ma और इसका mb है। टकराने पर वेलोसिटी में क्या, वेलोसिटी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, टकराने पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, va, और इसकी वेलोसिटी बन जाएगी vb, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, v से। अब देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मैंने आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट है, जब ये टकराएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर
फोर्स लगाएगा, और थर्ड लॉ की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा। ऑब्जेक्ट 1 सेकंड पर फोर्स लगाएगा और ऑब्जेक्ट 2 फर्स्ट पर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट ये लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन से डिनोट करेंगे। तो फोर्स एफ ए इक्वल टू होगी फोर्स एफ बी ए के माइनस डायरेक्शन में। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आया है। फोर्स जो हमारा ऑब्जेक्ट ए लगा रहा है बी पर, वो इक्वल होगी फोर्स जो लगाएगा बी ए पर। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, इसलिए माइनस साइन डिनोट, माइनस साइन भी आ गया इसके ऊपर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मैंने बताया था ना, अपोजिट डायरेक्शन होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स में कैसे निकालते हैं हम, फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, पता ही है सेकेंड लॉ से। तो हमने यहां पर लिखा एम मास ए का है, क्योंकि फोर्स ये ए लगा रहा है बी पर, तो ए की चीजें लेंगे यहां पे हम, एम और यहां ए इक्वल टू, अब देखिए यहां पे फोर्स इक्वल टू एम ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस के u अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर होता है, v माइनस के u अपॉन टी। ये सब चीजें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां v a माइनस के u a अपॉन टी, ठीक है, इक्वल टू माइनस बाहर, यहां पे m b v b माइनस के u v अपॉन टी, ठीक है। अब देखिए दोनों, जब अब यहां पे t से t कैंसिल हो जाएगा, t की अब बात हटा देंगे, तो यहां अंदर क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एम ए वी ए माइनस के एम ए यू ए इक्वल टू, अब यहाँ माइनस है तो इसे हम माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान से देखना, यह माइनस के एम बी और यहाँ वी बी, तो यह आएगा माइनस के एम बी वी बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो एम वी यू बी, तो एम वी यू वी, ये आ गया। अब देखिए इन्हें अरेंज कर लेते हैं, तो ये एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी। अब आप यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी इनिशियल मोमेंटम क्या होता है हमारा, एम मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो हमारा जो इनिशियल है, हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है, मतलब ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, ये मोमेंटम है हमारा टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, ये है हमारा कोलिजन से पहले, जो कि हमारा इक्वल आया है। देखिए एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, यही हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। देखिए यहां पे भी देख सकते हैं, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, और इसका डेरिवेशन भी कई बार आ जाता है, तो ये आप अच्छे से करना। तो हमारा जो टोटल मोमेंटम है वो हमारा क्या लेता है, कंजर्व रहता है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन अनचेंज और कंजर्व, प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अब प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट का मतलब क्या है, हमारी जो है एक्सटर्नल फोर्स, कोई अलग से किसी भी प्रकार की फोर्स नहीं लगनी चाहिए। मतलब ये तो जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स का असर नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। इस केस में क्या होता है, हमारा टोटल मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। देखिए ये एक एक्टिविटी दे रखी है, ये आपने मेरे हिसाब से बचपन में बहुत बार ट्राई भी की होगी। आपने क्या काम किया, एक स्ट्रॉ को बैलून से अटैच कर दिया, इसके अंदर बैलून के अंदर आपने एयर फिल कर दी। अब जब आप इसे छोड़ेंगे तो एयर निकलना बैलून से चालू हो जाएगी और हमारा बैलून आगे की तरफ मूव करना चालू कर जाएगा, स्ट्रॉ हमारा आगे की तरफ मूव कर जाएगा।
अब ये आगे की तरफ मूव क्यों कर रहा है? सेम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, क्योंकि बैलून हमारा पीछे की तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसी वजह से हमारा फिर पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, तो आगे की भी तरफ उसी अमाउंट से, उसी इक्वल अमाउंट से फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ मूव कर पा रहा है। एक ये एग्जाम्पल ये भी दे रखा है, एक ये भी आपका दे रखा है एक्टिविटी। यहाँ क्या काम किया है आपने, एक स्टैंड की मदद से एक आपने टेस्ट ट्यूब को हैंग कर दिया है। ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब को हमने हैंग कर दिया है और आगे ये कॉर्क की मदद से हमने इसका एंड पॉइंट को क्लोज कर दिया है। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो वाटर फिल कर रखा है, वाटर जो फिल है उसकी वजह से क्या होगा, वाटर वेपर अंदर बनेंगी। हमने हीट जब इसे प्रोवाइड करेंगे अंदर वाटर वेपर बनना चालू हो जाएंगी। वाटर वेपर क्या काम करेंगे, आगे की तरफ इसे कॉर्क को आगे की तरफ धक्का देंगी, तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये कॉर्क हमारी आगे की तरफ निकल के बाहर चली जाएगी। और जब ये प्रोसेस हो रहा होगा तो ये हमारी जो टेस्ट ट्यूब है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकॉइल हो रही होगी। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हमारे ये आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो सेम अमाउंट में फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, तो ये थोड़ा पीछे की तरफ हो रही है, वो आगे की तरफ मूव कर गया। सेम हमारा इक्वल एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी पार्ट हमारा पूरा हो जाता है इस चैप्टर का, और न्यूमेरिकल हम आने वाले वीडियोस में, अपने अपकमिंग वीडियोस में, या हमारा लाइव लेक्चर जो मैंने आपको बताया था, लाइव लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।